तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम हमारे पिछले लेक्चर में हमने जो है इंडियन पार्लियामेंट का जो आपका फर्स्ट पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है सेकंड पार्ट की जो शुरुआत करेंगे, जहां पे हम फंक्शंस देखेंगे, राज्यसभा के बारे में थोड़ी चीजें देखेंगे और साथ ही साथ एक जब बिल आपका ड्राफ्ट किया जाता है आपके पार्लियामेंट में तो वो किस तरह से पास होकर, किस तरह से अप्रूवल होकर वो क्या होता है, एक लॉ बनता है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे क्या देखेंगे। सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूं तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम क्या बात करेंगे। सबसे पहले हमारे फंक्शंस क्या दिया, हमें फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज दिया गया। अब हम सभी से जानते हैं कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज होती है उनका मेन मोटिव क्या होता है। Their main motive is to achieve the welfare of the people, यानी वो लोगों की भलाई करना चाहते हैं, वो ना कि प्रॉफिट के लिए ना काम कर करके सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर क्या कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज ये भी कही गई है कि गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है, आपके लोकसभा राज्य की सभा के पास एक पावर होती है जहां पे वो लॉज क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे चीजें भी चेंज होना क्या बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हर समय जो आपका एक वक्त होता है वो एक जैसा नहीं होता, जो सर्कमस्टांसेस वो होती है वो एक जैसी नहीं होती, जो सिचुएशन होती है वो एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पे वही कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट्स थे, जो डेवलपर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये चीज को बहुत ही बारीकी से समझा था और इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो कानून हमने बनाया वो आज के हिसाब से बनाए, लेकिन आने वाले समय में जो हो सकता है कि इन कानूनों में क्या जो बदलाव है वो हमें क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन में जो टाइम होगा, जो सर्कमस्टांसेस होंगी, जो सिचुएशन होगा वो आज जैसी नहीं होंगी, वो क्या बदल जाएगी। तो इसी तरह से जो लॉज जो है वो आपके वो आउटडेटेड हो जाएंगे और वहां पे जो उस टाइम पे जो सरकारें होंगी, जो अथॉरिटीज होंगी, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेंगे, वो लॉस को क्या चेंज करेंगे। दोस्तों समझ में आएगा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो पार्लियामेंट है अपना ये जो प्राइमरी फंक्शन है इसको बहुत ही बखूबी क्या निभाती है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब मैंने आपको बताया जो प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहली चीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है सर, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं ना तो ये क्या होता है, ये मिनिस्टर्स का एक झुंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं किससे, आपके पार्लियामेंट से क्या ड्रॉन किए रहते, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट बहुत ही अलग अलग तरीके से क्या करता है, आपके जो कंट्रोल है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे क्या बना के क्या रखता है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो चेक करे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अपनी जो ड्यूटीज है, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो बखूबी निभा रहे कि नहीं निभा रहे। अगर निभा रहे तो अच्छे तरीके से निभा रहे कि उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ खोट है, ये चीजें भी चेक करना उनकी जिम्मेदारी। अगर कोई XYZ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो क्या कर रहा है, जो अपनी जो जिम्मेदारी वो निभा रहा नहीं है, तो वहां पे उसके अगेंस्ट एक्शन लेना भी किसकी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे उनकी क्या जिम्मेदारी क्या बन जाती है। अब अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, देखो अमेंडमेंट का सीधा भाषा में अगर मैं बात करूं तो बदलाव, चेंज क्या होता है, आपका अमेंडमेंट का मतलब होता है, समझ में आ गया। ये एक आपका लीगल टर्म, एक लॉ टर्म है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पे देखना, जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि अमेंडमेंट करना क्या, किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बिल कहा जाता है, ठीक है। जो पार्लियामेंट डिस्कस करता है कि जो अमेंडमेंट है वो जरूरी है कि नहीं है, चेंजेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्या जरूरत है बदलाव की कि नहीं बदलाव की। तो सबसे पहली चीज ये क्या डिस्कस की जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं बात करूं बहुत ही अलग अलग तरीके क्या किए गए, मेंशन किए गए, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बदलाव कर सकते हैं। अब जैसे अगर कुछ जो कानून है या फिर कुछ जो बिल है अगर वो हमें पास करना है तो हमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग में से अगर 60 लोगों ने हामी भर दी तो वो बिल चेंज हो जाएगा। अब कुछ ऐसे भी बिल्स होते हैं जहां पे स्पेशल प्रोविजंस की क्या हमें स्पेशल मेजोरिटी की क्या जरूरत पड़ती है, यानी 2/3 की मेजोरिटी की क्या हमें क्या जरूरत क्या पड़ती है। दोस्तों समझ में आ गया। और साथ ही साथ जो आपकी कुछ आपके जो प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जो क्या किया जाता है, आपके स्पेशल मेजोरिटी जो होती पार्लियामेंट में उसके बियॉन्ड पे क्या किया जाता है, आपका जो पास क्या किया जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। स्पीकर ऑफ लोकसभा, अब यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग, सबसे पहला जो फर्स्ट मीटिंग होता है तो वहां पे क्या किया जाता है, देखो लोकसभा के इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो गए, लोकसभा फिल हो गया। जब सबसे पहला लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद आपका जब मीटिंग होता है, एक सेशन बुलाया जाता है आपके पार्लियामेंट में, तो वहां पे जो सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या अपॉइंट की जाती है, वो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं। और ये जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर चुनने वाले कौन होते हैं? जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को चुनने वाले हमारे जो पार्लियामेंट में जो बैठे लोग होते, जिन्हें हमने चुना है, वही क्या करते हैं, आपका क्या चुनते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लोकसभा पूरा जो फंक्शन करेगा किसके गाइडेंस के अंदर, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के आपके निगरानी में ही क्या करता है, आपका फंक्शन करता है। लोकसभा किसे रिप्रेजेंट करता है, सिटीजन को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका स्पीकर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपके लोकसभा को क्या रिप्रेजेंट करता है। अब एक बार जब स्पीकर क्या हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है, जो सारे कामकाज होते हैं आपके लोकसभा के या फिर जो भी डिसीजंस होते हैं वो लोकसभा के, वो अनबायस्ड मैनर में क्या करता है, कंडक्ट करता है। यानी किसी के फेवर में ना जाकर, किसी चीजों को ना मद्देनजर रखते हुए, वो सिर्फ ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे अपॉइंट किया गया है एक लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव के नाते, मैं किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी XYZ पर्सन के फेवर में नहीं जाऊंगा, जो सही है, जो जनरल इंटरेस्ट के लिए है, मैं उसी के लिए जाऊंगा, ना कि किसी भी सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट के लिए मैं काम करने के लिए यहाँ पे क्या अपॉइंटेड नहीं हूं। दोस्तों क्लियर हो गया। तो यह लोकसभा के पास कुछ राइट्स है, प्रिविलेजेस है कि वो एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और यहाँ पे ये सारी चीजों का ध्यान को रखा जाता है, आपके स्पीकर द्वारा क्या रखा जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे चीजें क्लियर कर ली। और जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है और डिप्यूटी स्पीकर होता है, वैसे सेम चीज आपके राज्यसभा में जो हेड होता है वो कौन अपॉइंट किया जाता है, आपका चेयरमैन क्या उसे बोला जाता है। अब चेयरमैन के पास पूरा कंट्रोल होता है किसका, आपके राज्यसभा का। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया का, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है आपके राज्यसभा का। जो फंक्शंस होते हैं राज्यसभा चेयरमैन की, उसमें इंक्लूड आता है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, डिस्कशंस को आगे बढ़ाना, हर एक जो मेंबर होता है उसको चांस देना कि वो अपनी बातें हैं वो क्या लोगों के सामने क्या रख पाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हमारे देश में कई सारे कानून बनते हैं। अब हाल ही में दिल्ली सर्विस एक्ट पास किया गया था। अब ऐसे अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि आईपीसी सेक्शंस में भी क्या बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, ये हम चीजें देख रहे हैं। लेकिन ये जो बदलाव है, ये जो नए बिल है, ये जो नए कानून है, ये किस तरह से आते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आ जाता है। और ये चीज हमें समझना क्या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आज यही हम समझेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमारे जो बिल्स होते हैं, पहले क्या किया जाता है, देखो हम कभी भी कोई प्लान बनाते हो तो हम उस प्लान का एक रफ बनाते हैं, सही बात है। उस रफ को उसी तरह से, उसी रफ के बेसिस पे हम क्या आगे चीजें फॉर्मुलेट करते हैं। सेम चीज जब कानून बनाया जाता है तो कानून के पहले एक रफ क्या किया जाता है, एक रफ पूरा जो आइडिया है या फिर जो आउटलाइन है वो क्या कर दिया जाता है, वो आपका बना दिया जाता है। और उसी को क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट प्रपोजल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ, और या फिर बिल ऑफ लॉ। समझ में आया, ये बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये जो बिल होते हैं ये आपके राशन वाला बिल नहीं होता, ये आपके कानून को पास कानून होता है। जो कानून बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको बिल बोला जाता है। और जो बिल है वो दो तरीके के होते हैं, एक आपका मनी बिल होता है और एक आपका ऑर्डिनरी बिल होता है। ठीक है। अब किसी भी एक्ट को इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट, द बिल अंडरगोज फॉलोइंग प्रोसेस। अब किसी भी बिल को, किसी भी चीज को अगर हमें क्या करना है, एक लॉ में कन्वर्ट करना है, एक एक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसे ये सारे प्रोसेस में क्या जाना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 3 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस, 3 स्टेजेस। सबसे पहला फर्स्ट रीडिंग होता है, दूसरा सेकंड रीडिंग होता है, तीसरा आपका थर्ड रीडिंग होता है। तो इस तरह से आपका जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या डिवाइड किया गया है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने देखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, अपने जो कलीग्स होते हैं उनको क्या चुनता है। सही बात है। अब उन कलीग्स में को क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या किया जाता है, बोल्ड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सम पर्सन हैव बीन अलॉटेड विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट में, कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या किया जाता है, अपॉइंट किए जाते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, हाल ही में हमारे एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज हमें देखने मिला है। हमें देखने मिल रहा है कि हर एक स्टेट के इवन दो सेंट्रलाइज्ड बोर्ड जो है हमारा सीबीएसई बोर्ड का, उसमें क्या किया जा रहा है, जो एग्जामिनेशन है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन वो आपके 2 पार्ट में लिए जाएंगे, यानी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पैटर्न में क्या किया जाएगा, आपको फॉलो किया जाएगा। तो ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो कंसर्न मिनिस्टर है वो क्या ये डिसीजन लेते हैं। समझ में आ गया। तो उसी तरह से अगर कुछ लॉज बनाने या फिर कुछ चेंजेस करने, तो वहां पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो कंसर्न मिनिस्टर रहेंगे वो क्या करेंगे, अपना जो बिल है वो क्या आपके लोकसभा के सामने क्या सबसे पहले क्या रखेंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे उनके सामने, और उसको ब्रीफली बहुत ही विस्तार से क्या करेंगे, आपका एक्सप्लेन करेंगे।
तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। और जब वो एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे वो चीजें ये भी बताएंगे कि बिल को पास करने से फायदा क्या होगा, सबसे पहली चीज जरूरत क्या है और हमें क्यों करना चाहिए, ये चीज वो क्या बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट रीडिंग क्या बोलते हैं। अब सेकंड रीडिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेकंड रीडिंग में आपके कितने स्टेजेस होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं, 2 स्टेजेस। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेज में जो ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रपोज बिल का वो डिस्कस किया जाता है और जो मेंबर्स होते हैं हाउस के वो क्या अपने ओपिनियन के एक्सप्रेस करते हैं। हम देखते हैं ना कि कभी कोई आइडिया हमारे क्लासरूम में अगर किसी ने एक्सप्रेस किया तो टीचर बोलती है आप लोग को क्या लगता है, आप बताओ आपको आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। तो यही सेकंड रीडिंग में होता है। सेकंड रीडिंग में बेसिकली 2 स्टेज होता है, जहां पे फर्स्ट रीडिंग में हमने क्या किया था, हमने बिल के आइडिया को समझा था। फिर आइडिया को समझने के बाद अब बारी यह आती है कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपने ओपिनियंस रखेंगे, ठीक है, कि इसमें ऐसा नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, बिल हमें चेंज ही नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो हमें ये वाला जो चीज है वो भी क्या ऐड करना चाहिए। ये क्या आपका सामने आता है। अब जो सपोर्टर्स होते हैं बिल के वो आपके फेवरेबल ओपिनियंस देंगे। अब जरूरी ना कि आप जिस बात आपको जो बात सही लग रही वही सामने वाले को भी सही लगे, वो आगे वाले को भी सही लगे या फिर पीछे वाले को भी सही लगे, नहीं जरूरी नहीं। कुछ लोग होंगे कि हो सकता है कि मेरे बाजू वाला और आगे वाले को सही लग रहा है लेकिन मेरे ये साइड वाले और पीछे वाले को सही नहीं लग रहा है, तो वो जो मेरे जिन्हें सही लग रहा है वो फेवरेबल ओपिनियंस देंगे, जिन्हें सही नहीं लग रहा है वो क्या देंगे, अनफेवरेबल ओपिनियंस क्या देना क्या यहाँ पे चालू क्या करेंगे। दोस्तों समझ में आ गया। और यहाँ पे जो सही भी है क्योंकि देखो जब तक ओपोनेंट्स नहीं होंगे तब तक जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें गलतियां क्या है, उसमें मिस्टेक क्या है, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो ओपोनेंट सही काम करते हैं, ओपोनेंट्स क्या करेंगे, हमारी जो गलतियां है बिल में उसे हम क्या गलतियां वो बताएंगे, क्या चेंजेस हमें करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे क्या बताया जाएगा। अब डिस्कशन के बाद क्या किया जाएगा, एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंट टू द कमिटी हाउस। अब जो बिल होगी वो किसको भेजी जाएगी, आपकी कमिटी हाउस को भेजी जाएगी। कमिटी हाउस क्या करेगी, आपकी रिपोर्ट बनाएगी कंसिस्टिंग, जहां पे इंस्ट्रक्शंस होंगे और रिकमेंडेशंस होंगे कि बिल्स को क्या इस तरह से चेंज करना चाहिए या फिर ये एकदम बरोबर है। ये जो भी चीजें रहेंगी वो क्या बताया जाएगा ताकि जो बिल है वो फ्लॉलेस बन जाए, जो लॉज है वो बहुत ही अच्छा बन जाए, ताकि हमारे देश के जो नागरिक है उनको किसी भी तरह की जो मुश्किल है या फिर जो परेशानी है वो झेलनी ना पड़े। ठीक है। अब सेकंड फेज क्या होता है, रीडिंग का बिगिन होता है। अब इस फेज में जो बिल होता है वो क्लॉज बाय क्लॉज क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक एक पॉइंट जो होगा वो क्या डिस्कस किया जाएगा और अगर कुछ है तो मेंबर्स क्या वहां पे क्या चेंजेस क्या सजेस्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, वोटिंग लिया जाएगा कि कितने लोग इसके फेवर में और कितने लोग क्या अनफेवर में। समझ में आ गया। अब जब बिल डिस्कस किया थर्ड स्टेज में, सेकंड स्टेज में बिल बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर लिया गया। अब थर्ड रीडिंग क्या चालू हो गई। अब वोटिंग क्या यहाँ पे क्या लिया जाता है, आपके बिल के अप्रूवल का। अगर जो बिल है उसको अगर आपका जो एसेट है यानी अगर मेजॉरिटी क्या करती है आपकी सपोर्ट करती है तो बिल क्या हो जाएगा, वो क्या पास कर दिया जाएगा हाउस द्वारा। अब सेम प्रोसीजर जो होता है अभी ये लोकसभा में हो गया। अब सेम प्रोसीजर जो सेम प्रोसीजर है वो आपके राज्यसभा में क्या फॉलो की जाएगी। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उसका जो हेड होगा वो एक्सप्लेन करेगा, फिर उसके बाद जो बाकी मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उसके अपने ओपिनियंस देंगे। अगर कुछ सहमत, अगर कुछ इसके सपोर्ट में तो फेवरेबल देंगे, कुछ अगर नहीं सपोर्ट में तो अनफेवरेबल देंगे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, आपकी कमेटी को भेजी जाती है, कमेटी क्या रिपोर्ट बनाएगी क्या सही है क्या गलत है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका क्लॉज बाय क्लॉज जो चीजों को क्या डिस्कस किया जाएगा। फिर थर्ड रीडिंग में क्या होता है, आपकी वोटिंग्स ली जाएंगी। वोटिंग्स अगर मेजॉरिटी होगी तो वो फिर आपके लोकसभा से कहा राज्यसभा पे क्या जाती है। ठीक है। अब जो बिल सेम प्रोसेस इवन इन द अदर हाउस। अब जब अप्रूवल क्या दोनों हाउसेस से मिल जाता है फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो आपके बिल पे क्या साइन करते हैं। आपको मैं बताऊं तो प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट में नहीं बैठते। मैं आपको इतनी चीजें मैं आपको बहुत ही विस्तार और क्लियर से बता देता हूं। प्रेसिडेंट नेवर सिट्स इन द पार्लियामेंट हाउसेस वेदर इट इज अ लोकसभा और अ राज्यसभा। क्लियर हो गया। तो वहां पे अगर कोई भी बिल है जब उस पे आपके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो होते हैं आपके प्रेसिडेंट के अगर मिल जाते हैं तो बिल जो होता है वो लॉ क्या कंडक्ट क्या किया जाता है। If there occurs a difference of opinion between Lok Sabha and Rajya Sabha for a specific bill, the future of this bill is decided in a joint meeting of both the houses. अगर यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं मिल रही है या फिर राज्यसभा ने पास कर दिया लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिल रही, तो वहां पे क्या होता है दोनों ही हाउसेस का एक जॉइंट मीटिंग और वहां पे क्या डिस्कशन क्या आगे क्या बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद सारे डिस्कशन के बाद
जो फाइनल असेंट है आपके वो मिलती है और वो एक जो बिल है वो लॉ क्या बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो पूरा जो चैप्टर है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, अगर समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट रोल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।